हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स टर्म 2 के आने ही वाले हैं। नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30 डेज का टाइम ही आपके पास है। सो इन 30 डेज में स्पेशली जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाए, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी टेंशन रहती है। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे स्टार्ट किया जाए, कोई टिप्स मिल जाए, कोई ट्रिक्स मिल जाए, ताकि हम बिजनेस स्टडीज के इतने सारे चैप्टर्स इतने कम समय में जल्दी से जल्दी और एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। इन सब चीजों को लेकर आपके माइंड में भी बहुत सारी कंफ्यूजन ऑलरेडी चल रही होगी, लेकिन भाई हम आपके लिए एक सेशन स्पेशल लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको 3 चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज जैसे थ्योरी सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आने वाले सेशन में बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम वो टॉपिक्स बताने वाले हैं जिनको छोड़कर आप नहीं जा सकते। तो चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स कितने मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज जैसा थ्योरी सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है इन 30 डेज में। तो ये 30 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम है ना, वो आपको 90% से अबव स्कोर आसानी से करवा सके। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, देखने को बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन भाई वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर तो कर दो, ताकि उनको भी ये टिप्स और ट्रिक्स सुनने का एक मौका मिल जाए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी बिजनेस स्टडीज चकाचक हो जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको चैप्टर वाइज आपको नहीं छोड़ना है। दूसरे नंबर पे बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, और तीसरे नंबर पे बताएंगे कि बिजनेस स्टडीज के लिए आपके लिए क्या टिप्स हैं। अकाउंट्स के टिप्स, अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अकाउंट्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमने ऑलरेडी शेयर कर दी है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर अब तक नहीं देखी है। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई चैप्टर वाइज टर्म 2 के लिए बिजनेस स्टडीज के कौन कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर वाले, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। हमने कंप्लीट सैंपल पेपर का एनालिसिस करके आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। सो आपकी ये जो बिजनेस स्टडीज है ना, वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए में स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर आएंगे। पार्ट बी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। आपको ज्यादा फोकस जो है ना, वो पार्ट बी पे देना है, क्योंकि वो आपके लिए एक नया है। फाइनेंस के बारे में मैनेजमेंट करना, उसको सीखना, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को अंडरस्टैंड करना। जबकि पार्ट ए स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 20 मार्क्स का है, लेकिन आसान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पहला चैप्टर स्टाफिंग कितने मार्क्स का है, आपके सामने है। 2 नंबर के लिए इसमें से पहला क्वेश्चन जो आएगा वो आ सकता है स्टाफिंग के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस में से। एक चीज याद रखना, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट वे में भी पूछा जा सकता है, जैसे एक्सप्लेन स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, एक्सप्लेन एनी 2 इंपॉर्टेंसेस ऑफ स्टाफिंग। या फिर इनडायरेक्ट वे में भी आ सकता है, आपको एक छोटी सी लाइन लिखी होगी जिसको रीड करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्टाफिंग के फीचर्स पूछ रहे हैं या इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं या मीनिंग पूछ रहे हैं। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से आ सकता है। एक और क्वेश्चन आपको आएगा जो कि 2 नंबर का होगा, और उसमें आपको सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, उनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये इनडायरेक्ट वे में ही आएगा। आपको एक केस स्टडी दिया होगा जिसको रीड करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ भी पूछी जा सकती है 2 नंबर के लिए। देन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो आ सकता है या फिर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाफिंग प्रोसेस या फिर सिलेक्शन प्रोसेस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए आपको ये दोनों प्रिपेयर करने हैं।
तो मैंने स्टाफिंग में से आपको टोटल 4 टॉपिक बताए हैं, वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं। 30 डेज के लिए, 30 डेज की स्ट्रेटेजी के लिए आपको ये वाले टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आएंगे। क्या रिलेटेड है इसमें से, जिसमें आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना? स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये रिलेटेड है, नहीं आएगा, करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए ना, तो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन ये सच एज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इनको कंसीडर नहीं किया। लेकिन हाँ, 3 मेथड ऐसे हैं जो एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, इस बार भी आने के चांसेस हैं। आपसे पूछा जा सकता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टाफिंग में से 4 टॉपिक आपने करने हैं, ये 5वां ऑप्शनल है, अगर टाइम है तो करना, नहीं तो जाने देना। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। इसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे सुपरविजन है, मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है ना, लीडरशिप है। लेकिन इसमें से आपको 3 नंबर के लिए मोटिवेशन अच्छे से करनी है। मोटिवेशन की थ्योरी जो है मैस्लोज थ्योरी, मीनिंग और इसके इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो 3 नंबर में आपको मोटिवेशन करनी है। 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आएगा डायरेक्टिंग चैप्टर में से, उसमें से आपको लीडरशिप अच्छे से करनी है। लीडरशिप में आपको पता है जो 3 स्टाइल्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर, तो ये तीनों स्टाइल्स आपको करने, कोई भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट ही आएगा, डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि लीडरशिप बताओ, टाइप्स बताओ, कुछ केस दिया जाएगा जिसको रीड करके आपको पता करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, वो भी एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने कंसीडर नहीं किया। क्या डिलीटेड है डायरेक्टिंग के चैप्टर में से? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टच भी नहीं करना है, क्योंकि आएगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोलिंग चैप्टर की। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 5 नंबर कैरी करता है भाई, और स्टूडेंट्स कई बार 5 नंबर के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं। 2 ही टॉपिक है बस, 2 नंबर में आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग आ सकता है, या फिर कोई इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है। 3 नंबर के लिए कंट्रोलिंग का प्रोसेस पूछा जा सकता है, या फिर कंट्रोलिंग के प्रोसेस के ऊपर केस आ सकता है। आपको एक केस स्टडी दिया होगा, और उस केस स्टडी को रीड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कंट्रोलिंग के कौन कौन से स्टेप्स इस केस स्टडी में फॉलो किए गए हैं। तो 5 स्टेप होते हैं कंट्रोलिंग के, आपको पता है, सारे लर्न कर लो, हेडिंग अच्छे से करना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट बी की, जो है बिजनेस फाइनेंस और मार्केटिंग। मार्केटिंग तो भाई आपका पहले ही हो चुका है ये चैप्टर, वाइवा में शायद इस बार दोबारा हमसे पूछा जाए, अगर वाइवा में आपने मार्केटिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया है। बिजनेस स्टडीज के वाइवा क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बार बार बता रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर एक बार चेक कर लेना अगर वाइवा के क्वेश्चंस आपको जानने हैं। बिजनेस स्टडीज में पहला चैप्टर पार्ट बी में जो आएगा वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, और वो क्या हो सकता है? फाइनेंशियल डिसीजन। आपसे कहा जा सकता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन बताओ क्या होते हैं, विद फैक्टर्स अफेक्टिंग। कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं? इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए। चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर में से मैं आपको 3-4 टॉपिक ही बताऊंगा जो आपने 100% करने हैं, उनको छोड़ना नहीं है। अगर वो छूटे तो आपके नंबर गए समझो। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर में से, लेकिन वो 5 नंबर का क्वेश्चन या तो कैपिटल स्ट्रक्चर में से आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा होने चाहिए या इक्विटी ज्यादा होनी चाहिए, आइडियल डेट रेशियो, आइडियल इक्विटी रेशियो क्या होती है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है। तो ये टॉपिक 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं आया तो इसका छोटा भाई आ जाएगा, जो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये आ सकता है। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर है ही इतना इंपॉर्टेंट, सीबीएसई ने इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट में भी आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उस 2 नंबर के क्वेश्चन में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाएंगे आपसे। आपको केस स्टडी दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ
कि यहां पर कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको कहा जा सकता है कि बताओ मनी मार्केट क्या होती है, आधा नंबर, और इसके 3 इंस्ट्रूमेंट्स बताओ, आधा आधा और आधा नंबर। हो गए 2 नंबर पूरे आपके। तो आपको इसके 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स तो करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। एक चीज याद रखना, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंस्ट्रूमेंट 5 हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए सारे करना। हमने ऑलरेडी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको समझा दिए हैं, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें 3 नंबर के लिए ना स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है या फिर सेबी, दोनों में से एक। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 नंबर में आ सकता है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज ना पूछा जाए तो सब भी पूछा जा सकता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अच्छा, बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अब मैंने देखो इस चैप्टर में सिर्फ आपको 3 टॉपिक बताए, वैसे इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन जो मेथड्स होते हैं, मैंने वो टॉपिक नहीं बताए। ये मत सोचना कि मैंने पूरा सिलेबस ही कह दिया करने को, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताए हैं। शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर का है। इसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस तो ऑलरेडी डिलीटेड है। करना क्या है, 5 नंबर के लिए आपको एक ही क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कंज्यूमर क्या होता है, किसको कंज्यूमर कहा जाता है, एक कंज्यूमर के क्या राइट्स है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जब एक कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पास क्या रिड्रेसल मशीनरी अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल, वो सब आपको अच्छे से करनी है। तो टॉपिक पता चल गए। अब इन टॉपिक्स को सर प्रिपेयर कैसे करना है, टाइम बहुत कम बचा है, कुछ सजेशंस तो दो, बिजनेस स्टडीज के इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है। तो पहली चीज, चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी डाउट है, अगर आपको ज्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो आपको पैटर्न अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो आपको आनी चाहिए बिजनेस स्टडीज को अच्छे से क्रैक करने के लिए, वो है बिजनेस स्टडीज का एग्जाम पैटर्न। कैसा है एग्जाम पैटर्न, 3 सेक्शन में आपका ये चैप्टर, आपका ये जो एग्जाम है वो डिवाइडेड है, ए, बी और सी। सेक्शन ए 2 मार्क्स कैरी करता है, सेक्शन बी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैरी करता है, और सेक्शन सी 5 नंबर वाले क्वेश्चन कैरी करता है। पूरा एग्जाम पैटर्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लिंक आगे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देख लीजिएगा। तो पैटर्न आपको आना चाहिए। दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये तो कतई छोड़ के मत जाना, भूल से भी, एनसीईआरटी की हेडिंग्स एज इट इज। और मैं तो ये कहता हूं बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए ना आपको रेफरेंस बुक यूज ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई रेफरेंस बुक में ना आपकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा इजी हो जाती है और एग्जाम में आपको दिक्कत होती है। होता पता क्या है, आप एनसीईआरटी को लेकर बैठते हो, लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है, पैरे दिए नहीं होते, पॉइंट्स दिए नहीं होते, पिक्चर डायग्राम कोई बना नहीं होता, बोरिंग लगती है, एनसीईआरटी को आप खोलते भी नहीं हो, यही होता है। दूसरी बुक उठाते हो, वाह डायग्राम दिए गए हैं, वाह पैरा बनाए हैं, वाह हेडिंग भी दी हुई है, यहीं से पढ़ते हैं। आपको कन्वीनियंस तो मिलती है, लेकिन एग्जाम के लिए आपके जो मार्क्स है ना वो कम हो जाते हैं। एनसीईआरटी को बिना बिना किए एग्जाम में आपके 90% मार्क्स नहीं आ सकते। एनसीईआरटी करके जाओगे, मेक श्योर, मैं ये गारंटी देता हूं, एनसीईआरटी से अगर आपने प्रिपरेशन की है ना, 95% से कम मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। सो एनसीईआरटी की जितनी भी आपकी जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो फीचर्स हैं, एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, फैक्टर अफेक्टिंग है, वो आपने याद करने हैं। और जो एनसीईआरटी की लाइनिंग लिखी होती है ना, डेफिनेशन के अंडर लाइंस लिखी होती हैं, आपको लगता है कि एनसीईआरटी की डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही है, संदीप गर्ग या फिर कोई और बुक उठा लेते हैं, मीनिंग डिफिकल्ट दिया हुआ है, वहां से पढ़ लेते हैं। भाई जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो एनसीईआरटी की बुक में से उठाकर ही बनते हैं। नहीं पढ़ोगे, लाइन समझ नहीं आएगी, एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे ढंग से, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा जब एग्जाम में आपके सामने पेपर आएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरी बुक को साइड पे रखो, एनसीईआरटी को रीड कर करके उसमें से अंडरस्टैंडिंग करो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से अंडरस्टैंडिंग करो। तो एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है,
एनसीईआरटी में जितने भी आपको ये डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस दे रखे हैं, इनको छोड़ दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद सर इतना ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, इतना बोरिंग लग रहा है, टॉपिक्स इतने सारे हैं, हेडिंग्स इतने सारे हैं, कैसे याद रखेंगे, कुछ मदद कर दो। तो भाई ये 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने हैं। पहला, बिजनेस स्टडीज थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको रटने बैठ जाते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। प्रैक्टिकल है ये, बिजनेस प्रैक्टिकल होता है भाई, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है बिजनेस। तो इसको आप थ्योरी सब्जेक्ट कब से मान रहे हो, मेरे को तो ये नहीं पता। प्रैक्टिकल है, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, समझते हो, उसके लिए ना एक इमेजिनेशन क्रिएट करो अपने माइंड में। याद करने का सबसे सही तरीका, किसी भी एग्जाम्पल को अपने माइंड में एज एन इमेजिनरी डेवलप करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाफिंग का प्रोसेस अगर आप लर्न करना चाहते हो, तो आप अपने माइंड में एक बिजनेस स्टेब्लिश करो, अपने माइंड में एक जॉब प्रोफाइल क्रिएट करो, ये बंदा चाहिए, इस तरह चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, प्रोसेस अपने आप याद रहेंगे। कई बार आप स्टाफिंग का प्रोसेस उलट पुलट लिखाते हो, पॉइंट ऊपर नीचे कराते हो, तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो याद करने का तरीका ही यही है। बिजनेस स्टडीज एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, एक रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को अपने माइंड में डेवलप करो, एक एग्जाम्पल सोचो, उस एग्जाम्पल को इंप्लीमेंट करो। जब आप ये करोगे ना, तो आपको वो एग्जाम्पल एग्जाम तक याद रह जाएगी। और एग्जाम में अगर आप कोई पॉइंट गलती से भूल भी गए ना, तो एग्जाम्पल आपको याद दिला देगी कि ये वाला पॉइंट था। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम। हर टॉपिक को याद रखने का तरीका यही है कि आपको अपने माइंड में ना एक एग्जाम्पल डेवलप करनी है, और हर एक टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सहमत हो इस बात से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अच्छा, स्टार्टिंग कहां से करें? सर चैप्टर बहुत सारे हैं, थ्योरी बहुत सारी है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए? भाई अकाउंट्स में भी मैंने आपको बताया था, 2 स्ट्रेटेजी बताई थी, लेकिन यहां पर मैं 2 स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी। बिगिनिंग से स्टार्ट करो या लास्ट से स्टार्ट करो, चैप्टर तो सारे करने हैं आपको, कोई छोड़ना नहीं है। सो आपका हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को आपने प्रिपेयर करना है, स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है। एक चैप्टर छोड़कर आधा अधूरा दूसरा चैप्टर कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चंस आएंगे तो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इनडायरेक्ट वे समझते हो ना, घुमा फिरा कर, लाइनें ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, रीड करके आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, मोटिवेशन क्या है। ऐसे नहीं आएगा, लाइन लिखी जाएगी, पता लगाना पड़ेगा कि क्या पूछ रहे हैं। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है या फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, मान लो आपने स्टाफिंग का चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसके बाद क्या अगला चैप्टर स्टार्ट करोगे? नहीं, देखो पहले वो आया कि नहीं आया, उसके लिए अपनी टेस्टिंग करो, अपने सामने अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, उनको एक्सप्लेन करो टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, कुछ जर्नल पॉइंट्स जो बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में आपको देख लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट है लिखने के लिए, वैसे तो प्रैक्टिकल है मैंने बताया, लेकिन एग्जाम में तो बैठ के लिखना पड़ेगा ना, तो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस मस्ट है। जितना ज्यादा लिख सको उतना ज्यादा बढ़िया। सर लिखने में टाइम वेस्ट होगा, सुना नहीं सकते, भाई सुनाओ, सामने किसी फ्रेंड को बिठाओ, अपने टीचर को बिठाओ या फिर पेरेंट्स को बिठाओ, टॉपिक सुनाओ, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जरूर रखो, क्योंकि लिखा हुआ माइंड से कभी भी मिटता नहीं, लिखी गई चीज नहीं मिटती। सुनाते हो किसी को तो वो मिट जाता है, भूल जाता है, लेकिन हाथ से लिखी हुई चीज कभी ना कभी माइंड में दोबारा वापस आ ही जाती है। तो लिखना जरूरी है, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होती रहेगी। जितना ज्यादा हो सके आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि कई बार एग्जाम में टीचर जो है ना वो प्रेजेंटेशन देखता है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, लेकिन एक चीज याद रखना, डायग्राम इतने बड़े बड़े भी मत बना देना कि आप पेज भरने का कोशिश करो, क्योंकि भाई टीचर बहुत समझदार है। अगर आप समझदार हो, अगर आप शाणे हो, तो वो डबल शाणे हैं। अगर आप बड़े बड़े डायग्राम्स बना रहे हो सिर्फ पेज कवर अप करने के लिए, तो भाई टीचर के ऊपर इंप्रेशन गलत जाएगा। डायग्राम अच्छी सी प्रेजेंटेशन वाला बनाओ, पूरा पेज भरना है ऐसा नहीं। अच्छा, इसके अलावा सर जो नोट्स हैं वो तो हम बना लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो आती है ना वो केस बेस्ड क्वेश्चन में आती है, तो वो भी कैसे सॉल्व करने हैं वो भी बताते हैं। नोट्स आपको चैप्टर वाइज बनाने, ताकि आप एग्जाम से पहले ना उनको एक गो थ्रू में रीड कर सको। पूरी बुक पढ़ने का टाइम एक दिन पहले नहीं मिलेगा। सेल्फ असेसमेंट जरूर करो, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए,
सेल्फ असेसमेंट में आप अपने टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। टेस्ट आप सैंपल पेपर से भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर सकते हो, चाहो तो लिखकर भी देख सकते हो और चाहो तो अपने पेरेंट्स को बिठाकर सुना भी सकते हो। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर अटेंड करना, क्योंकि आपको पैटर्न पता चलेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये भी तो पता चलेगा ना। अच्छा, सोशल मीडिया बंद कर दो, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था अकाउंट्स में भी। तो सोशल मीडिया को थोड़ा दूर रखो जितना ज्यादा हो सके। जब आप अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो उस समय के लिए सोशल मीडिया हटा दो। जिंदगी से आउट नहीं होना है ना। आत्महत्या जैसी चीज नहीं करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया गया तो एकदम आप डल हो जाओगे, फिर तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। सो ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही बंद कर दो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लास्ट चीज, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमेशा ध्यान रखो। आपको एकदम से केस बेस्ड क्वेश्चन मैं अगर पूछूंगा अभी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, किस चीज का केस बेस है। तो आपको सबसे पहले ना, जैसे जैसे आप अपने चैप्टर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है। मतलब एक चैप्टर है आपके पास स्टाफिंग, स्टाफिंग में से स्टाफिंग के प्रोसेस में से केस किया आपने, इंपॉर्टेंस में से किया, फीचर्स में से किया, रिक्रूटमेंट में से किया, सिलेक्शन में से किया। हर एक टॉपिक का केस सॉल्व करो। जब आपका हर टॉपिक कवर हो जाए फिर चैप्टर वाइज करो, स्टाफिंग में से, डायरेक्टिंग में से, कंट्रोलिंग में से, और फिर लास्ट स्टेज आती है रैंडमली, कहीं से भी कोई भी केस। क्योंकि भाई अगर आप रैंडमली केस बेस्ड क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज केस बेस्ड आने चाहिए। और एक चीज याद रखना, जब एग्जाम में आपको केस आता है ना, मान लो इतना बड़ा आपको केस दे रखा है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के एंड में ना आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को पहले रीड करना, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने से ना आपको पता चल जाता है कि आखिरकार ये केस बेस्ड कौन से चैप्टर में से आया है। जैसे मैंने लास्ट में पूछ लिया, एक्सप्लेन व्हाट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज हाईलाइटेड अंडर दिस केस, मैंने लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन रीड करने से मेरे को पता चल गया कि अच्छा, स्टाफिंग के चैप्टर में से, स्टाफिंग प्रोसेस के टॉपिक में से ये क्वेश्चन आया है, ये केस आया है। क्वेश्चन रीड करने के बाद जब मैं ये केस रीड करूंगा ना, तब मेरे माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी और मैं इजीली सारे केस बेस्ड क्वेश्चन ट्राई कर पाऊंगा। सो भाई लोग, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जितने भी लिंक्स हैं सभी चैप्टर्स के जो आपने रिवाइज करने हैं, जिनके आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।